हेलो एवरीवन, आपका रिपर्टरी सेक्शन से ही नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें रिपर्टराइजेशन का कोई भी मेथड अप्लाई करना है तो उसमें से चार मेथड्स हैं: वोनिंग-हसन मेथड, कैंट मेथड, वोगर मेथड एंड क्लिनिकल मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वोनिंग-हसन सर के मेथड में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर वोनिंग-हसन सर इज द फादर ऑफ रिपर्टरी। ठीक, एंड इन्हीं की रिपर्टरीज को बाद में जो इलाबोरेट किया गया है वो डॉक्टर एच.ए. रॉबर्ट सर है। तो उन्होंने बेसिकली किस पर फोकस किया है? कंप्लीट सिम्टम्स पर। तो जब भी आप केस टेकिंग करो या कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो उस टाइम पे आप केस टेकिंग के टाइम पे आपको ध्यान देना होगा कि आपको हर एक सिम्टम्स को कंप्लीट सिम्टम्स बनाना है। लाइक उसको हमें कंप्लीट कैसे करना है? उस सिम्टम्स में हमें लोकेशन होना चाहिए, सेंसेशन होना चाहिए एंड मोडलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी जैसे कि पेशेंट आपके पास आता है हेडेक को लेके, तो हेडेक का आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि हाँ उसका जो हेडेक हो रहा है वो वर्टेक्स रीजन में हो रहा है, ऑक्सीपिट रीजन में हो रहा है या फिर टेम्पल्स रीजन में हो रहा है। तो दैट इज लोकेशन। सेंसेशन का जैसे कि आप लोग पढ़ते हो कि काफी टाइप के पेन के सेंसेशन देखने को मिलते हैं कि पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझको खिंचाव हो रहा है या भारी भारी सा लग रहा है, तो डेट इज अ सेंसेशन। एंड मोडलिटीज फैक्टर में आप लोग क्या पढ़ते हैं कि हमें जब भी मोडलिटीज में ध्यान में रखना है तो हमें पेशेंट के एग्रीवेटिंग फैक्टर मींस पेशेंट की किससे दिक्कत बढ़ रही है एंड किससे कम हो रही है, दैट इज अ एग्रीवेशन एंड एम्बुलेशन। तो हमें पेशेंट के हर एक सिम्टम्स में मोडलिटीज फैक्टर को भी ध्यान देना है। ठीक है, एंड वोनिंग-हसन सर ने सबसे ज्यादा जो क्राइटेरिया दिया है वो ग्रैंड जनरलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा जब हम बीटीपीबी में रिपर्टरी पढ़ेंगे तो। ठीक है, या फिर हम उस सिम्टम्स में या उस केसेस में हम फॉलो कर सकते हैं वोनिंग-हसन सर के जहां हमें कंप्लीट सिम्टम देखने को मिल रहा है या कंकोमिटेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो कंकोमिटेंट्स क्या होते हैं? कंकोमिटेंट सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो कि मेन सिम्टम्स के साथ आपको देखने को मिलता है बट मेन सिम्टम्स के साथ उसका कोई भी लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हेडेक विद यूरिनेशन। ठीक है, तो पेशेंट का जो हेडेक है वो मेन कंप्लेंट है और यूरिनेशन क्या देखने को मिल रहा है? हमें कंकोमिटेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन है कैंट मेथड। तो कैंट सर ने मोर फोकस जो किया है, उनका जो मोर फोकस वाला एरिया है वो है जनरल सिम्टम। तो जनरल सिम्टम्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है: मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, पैथोलॉजिकल जनरल। ठीक है, जिन केसेस में हमें काफी जनरल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं या फिर मेंटल सिम्टम्स हमें प्रीडोमिनेट देखने को मिल रही हो, ठीक है, तो उसमें हमें कैंट सिम्टम या कैंट मेथड को फॉलो करना होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर, कि अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर सिम्टम्स में देखने को मिल रहा है तो वो भी क्या होना चाहिए? पैक्युलर होना चाहिए। उसका जो मोडलिटीज का फैक्टर है वो मॉडिफाइड होना चाहिए, मींस अनकॉमन होना चाहिए, तब हम उसको कैंट मेथड के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो मेंटल जनरल में जैसे कि आपको फर्दर बताया जाएगा कि विल एंड इमोशंस, इंटेलेक्ट, मेमोरी, इन फैक्टर्स में हमें ध्यान देना होता है और फिजिकल जनरल सिम्टम्स में। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन है वोगर मेथड। तो वोगर मेथड में आप लोग किस पर फोकस करोगे? तो डॉक्टर वोगर सर ने फोकस जो एरिया किया गया है वो है कॉजेटिव मोडलिटीज या पैथोलॉजिकल जर्नल्स, जहां पर भी हमें मोडलिटीज या कॉजेटिव मोडलिटीज की कंडीशंस देखने को मिल रही हो या पैथोलॉजिकल जर्नल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हो, तो वहां पर हम वोगर सर का मेथड यूज करेंगे। या पर्टिकुलर के साथ हमें कंकोमिटेंट्स देखने को मिल रहे हो, ठीक है, वहां आपका वोगर मेथड अप्लाई होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मेथड। तो क्लिनिकल मेथड में हमें वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या वो कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि क्लिनिकली वेरीफाइड है। जो सिम्टम्स हमें ड्रग प्रूविंग के दौरान तो नहीं देखने को मिले बट जैसा कि क्लिनिकली हमें ये जो मेडिसिन है वो क्लिनिकली काम कर गए, तो हम उस मेथड को क्लिनिकली अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मेथड को कहाँ अप्लाई किया जाता है? जहां पर भी हमें कहीं भी जनरल सिम्टम्स नहीं मिल रहे हो या
कोई भी अनकॉमन सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उन केसेस में हम क्लिनिकल मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही आपकी मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन, जो कि 4 बेसिकली मेथड्स हैं: वोनिंग-हसन मेथड, कैंट मेथड, वोगर मेथड एंड क्लिनिकल मेथड। अब आपको नेक्स्ट समझाया जाएगा कि प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन। ठीक है, कि रिपर्टराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो 2 प्रोसेस या 2 मेथड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एग्रीगेशन मेथड या टोटल एडिशन, सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें हमें क्या करना होता है? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल एडिशन प्रोसेस। जैसे कि आप केस टेकिंग कर रहे हो, ठीक, तो केस टेकिंग के दौरान आपको जो भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उसको आप फर्दर रिपर्टराइजेशन में ऐड ऑन किए जा रहे हो। ठीक है, मींस जितने भी सिम्टम्स मिले आपने वो सारे सिम्टम्स उठा के रिपर्टराइजेशन कर लिए, दैट इज अ एग्रीगेशन मेथड। मींस सबको हम क्या कर रहे हैं, या एडिशन मेथड इसको बोलते हैं। In this, all the analyzed symptoms are written one after another and the indicated remedies are written against them depending on the process selected. The frequency of the appearance and the sum of marks scored by the medicines are calculated. This is the repertory value. तो most of the physicians जो होते हैं या जो बडिंग होम्योपैथ होते हैं वो मोस्टली टोटल एडिशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम क्या करते हैं, सारे रूब्रिक्स को हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं, जो भी सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं वो सभी को हम ऐड ऑन कर रहे हैं। तो हमें एडवांटेज इसका क्या होता है कि एक तो हम कोई भी सिम्टम्स को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, सारे सिम्टम्स को हम ले रहे हैं। ठीक है, और जो फाइनल आउटकम निकल के आएगा वो सारे सिम्टम्स को मिला के निकल के आएगा। अब इसके डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज, हमें जो भी हम सिम्टम्स मिलते जा रहे हैं उसकी रूब्रिक्स में हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं और रिपर्टोरियल टोटलिटीज में ऐड करते जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, लेबोरियस मेथड हुआ, मींस काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड जो भी इंटेंसिटी जिस सिम्टम्स की हमें ज्यादा देखने को मिल रही है तो इसमें पूरी तरीके से वो सिम्टम्स का क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सारे सिम्टम्स को सेम इंपॉर्टेंस दिया और सारे सिम्टम्स को क्या किया है, ऐड ऑन करते जा रहे हो। ठीक है, तो दैट इज अ एग्रीगेशन मेथड और टोटल एडिशन प्रोसेस। इसको साइंटिफिक मेथड भी बोला जाता है। नेक्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड जो एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ है वो मोस्टली एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। तो डॉक्टर मार्गरेट टायलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इस सिम्टम्स में मींस इस मेथड्स में हमें क्या बताया गया है कि जो भी हम पहला, ठीक है, हमने पेशेंट की केस टेकिंग की, मींस हमें जो पता चला कि पेशेंट में फियर एंड एंजाइटी बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेट है, उसके हर एक सिम्टम्स के साथ हमें फियर एंड एंजाइटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या सिलेक्ट करेंगे, वो दैट इज अ एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें जितनी भी मेडिसिन आएंगी वो नोटेड डाउन करेंगे। सेकेंड रूब्रिक की हम वो मेडिसिन उठाएंगे जो हमारे फर्स्ट मेडिसिन को कवर कर रही होगी। ठीक है, तो हमें अगर टोटल एलिमिनेशन करना होता है तो हम वही मेडिसिन को उठाते हैं जो हमारी ऊपर की रूब्रिक्स को कवर कर रखी होंगी, मींस ऊपर की जो मेडिसिन है या ऊपर की जो रूब्रिक्स है वो कवर कर रखी होंगी। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, डॉक्टर मार्गरेट टायलर introduced this method. In this method, the symptoms are arranged in a hierarchy in accordance to the school of philosophy of the selected repertory. तो सबसे पहले आपने कौन सी रिपर्टरी का सिलेक्शन किया है कि वोनिंग-हसन मेथड को यूज करेंगे, कैंट मेथड या वोगर मेथड को यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम सिम्टम्स को प्रायोरिटी देंगे। ठीक, elimination symptoms are those symptoms which, though of all the medicines that are not needed for the patient and bring only those medicines which are required for the patient. तो हमने पहले ही बताया था फॉर एग्जाम्पल कि एंजाइटी एंड फियर, ठीक है, एंजाइटी एंड फियर काफी सारी मेडिसिन को कवर कर रही है। तो हम सेकेंड रूब्रिक्स का, जो भी हम सेकेंड रूब्रिक्स लेंगे उसकी हम सारी मेडिसिन को ऐड नहीं करेंगे, केवल एंड केवल उन्हीं मेडिसिन को लेंगे जो हमारा फर्स्ट रूब्रिक को कवर कर रखी होगी। ठीक है, elimination symptoms is very important in the exercise of repertorization because it dictate and determine the medicines that compete for the mantle of the simillimum. It acts as safe shortcut to the prescriptions in the hands of the experienced physician. तो जो भी हम एलिमिनेशन सिम्टम या जो भी हम एलिमिनेटेड सिम्टम को सिलेक्ट करते हैं वो आपका जनरल सिम्टम्स होना चाहिए, फर्स्ट वन। सेकेंड वन,
हमें जो एलिमिनेशन सिम्टम को यूज करते हैं वो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट में वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड है, ठीक है। थर्ड वन, हमें क्या ध्यान रखना होगा एलिमिनेशन सिम्टम में सिलेक्ट करते हुए कि जो भी हम सिम्टम को सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें मेडिसिन अच्छी खासी होनी चाहिए, कि मींस 4-5 मेडिसिन से तो हम उसको एलिमिनेशन मेथड में यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाद में हमारे लिए एरर कॉज हो सकती है। तो एलिमिनेशन मेथड को भी 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, सिंगल स्टेप एलिमिनेशन और कैस्केडिंग एलिमिनेशन, ठीक है। तो सिंगल स्टेप एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि केवल एक बार हम एलिमिनेटेड सिम्टम्स को यूज करते हैं। तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स सिलेक्टेड एज द एलिमिनेटिंग सिम्टम, जैसे कि अभी हमने बताया फियर एंड एंजाइटी, ठीक है। द मेडिसिन इंडिकेटेड फॉर दिस आर नोटेड डाउन। तो जो भी मेडिसिन होंगी फियर एंड एंजाइटी को लेके वो हमने सारी मेडिसिन को नोटेड डाउन कर दिया। For the next rubric, symptom only these medicines which are common to the eliminating symptoms are considered। पहले ही बता चुके हैं हम कि हम नेक्स्ट रूब्रिक की वो मेडिसिन उठाएंगे जो हमारी फर्स्ट रूब्रिक को कवर कर रही होंगी, ठीक है। मेडिसिन आउटसाइड द एलिमिनेटिंग सिम्टम वॉट एवर इट मीट्स ग्रेड, भले ही सेकेंड रूब्रिक्स में हमें कोई सी भी मेडिसिन जो काफी सारी मतलब काफी प्रायोरिटी में आ रही हो, मींस फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिल रही है, तब भी हम उस मेडिसिन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज होता है वो सिंगल स्टेप एलिमिनेशन में यूज करते हैं। सेकेंड वन इज कैस्केडिंग एलिमिनेशन, ठीक है। कैस्केडिंग एलिमिनेशन जो होता है इसमें हम एलिमिनेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं कि फर्स्ट रूब्रिक उठाई, सेकेंड रूब्रिक उठाई तो वही मेडिसिन को नोटेड डाउन करेंगे जो कि फर्स्ट को कवर करेगी, थर्ड रूब्रिक उठाई जो फर्स्ट और सेकंड दोनों को कवर करेगी, हम वही मेडिसिन को उठाएंगे, ठीक है। फोर्थ रूब्रिक्स में से जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रूब्रिक्स को मतलब जो मेडिसिन को कवर करेगी वो हम फोर्थ में उठाएंगे मेडिसिन, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कंटिन्यू एलिमिनेशन करना होता है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ ही मेडिसिन बचेंगे एट द एंड। इन दिस मेथड elimination is carried out through the whole process. Each symptom became the eliminating symptom for the next symptom. Extreme caution and care should be taken in structuring the hierarchy of symptoms. The symptoms have to be arranged in the descending order of importance. The medicines in the first symptom rubrics are noted down for the second symptom. Only the medicines cover the first symptoms are considered. On working out the third symptom, only the medicines those are indicated against the second symptoms are selected. ठीक है, भले थर्ड रूब्रिक्स में हमें कोई ऐसी मेडिसिन देखने को मिल जाए जो कि फर्स्ट ग्रेड में है, अगर वो मेडिसिन सेकंड रूब्रिक को कवर नहीं करेगी तो हम उस मेडिसिन को कंसिडर नहीं करेंगे, उसको भी हम एलिमिनेट करते जाएंगे, ठीक है। दैट इज अ कंटिन्यूअस एलिमिनेशन और कैस्केडिंग एलिमिनेशन। So first symptom is the eliminating to the second symptom. Second symptom is eliminating for the third symptom and so on. Thus each symptom is the eliminating symptom for the next symptom. The repertory value of each medicine is worked out in exactly the same manner as in aggregation method. इसका advantage क्या है कि इसका जो लेबोरियस प्रोसेस या टाइम कंजप्शन है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि एट लास्ट आपको कम ही रेमेडीज देखने को मिलेंगी तो उसमें से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर वो फिजिशियंस जिनको हायरार्की ऑफ सिम्टम्स नहीं पता हो या कौन से सिम्टम्स को हमें एज अ एलिमिनेशन सिम्टम को यूज करना है, अगर वो नहीं पता हो तो वो इस मेथड को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि बाद में उसको ही डिफिकल्टी फेस हो सकते हैं या पेशेंट क्योर नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिपर्टाइजेशन, ठीक है। अगर आपको सेकेंड वीडियो मतलब स्टेप्स ऑफ रिपर्टाइजेशन भी देखनी है या उसको कंसिडर भी करना है तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए